Namaskar, I am Engineer P.K. Tiwari. Today I am going to explain input and output in Java. Means how can we take data from keyboard and how can we display data on monitor. कैसे हम डेटा कीबोर्ड से लेंगे और कैसे मॉनिटर पे डिस्प्ले करेंगे. दिस इज कॉल्ड इनपुट एंड आउटपुट. तो जावा में हम कैसे लेते हैं और कैसे डिस्प्ले करते हैं ये बताने से पहले सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि डेटा टाइप होता क्या है. अगर हम डेटा टाइप नहीं जानेंगे तो कैसे लेंगे, पता नहीं चल पाएगा किस टाइप का डेटा लेना है, क्या करना है. तो उसके लिए हमें पता होना चाहिए कि डेटा टाइप क्या होता है, कितने टाइप का डेटा होता है. तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, डेटा टाइप्स इन जावा. तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ डेटा इन जावा. जावा में दो तरीके का डेटा होता है. कौन कौन सा होता है? एक होता है प्रिमिटिव डेटा टाइप, दैट इज कॉल्ड रेडीमेड. दूसरा होता है रेफरेंस डेटा टाइप, दैट इज कॉल्ड नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप. एक प्रिमिटिव और एक नॉन प्रिमिटिव या रेफरेंस. प्रिमिटिव जो होता है उसका साइज फिक्स होता है. जो भी डेटा टाइप होगा उसका साइज फिक्स है, वो साइज कभी चेंज नहीं होता. जो प्रेफरेंस डेटा टाइप होता है वो प्रिमिटिव से ही बनता है और जितना जो डेटा हम उसमें लेते हैं जो उसका साइज होता है वो सारा ऐड होने के बाद उसका साइज बनता है. तो आपका जो प्रिमिटिव है, तो प्रिमिटिव में आपके आते हैं करेक्ट इंटीजर टाइप, फ्रैक्शनल यानी फ्लोटिंग टाइप, कैरेक्टर टाइप और बुलियन टाइप. और रेफरेंस जो डेटा टाइप है इसमें आते हैं क्लासेस, अरेज एंड इंटरफेसेस. यानी कोई भी क्लास, रेडीमेड क्लास या आपका अपना बनाया हुआ क्लास. अरेज, अब अरेज में डेटा टाइप होता है, जैसे स्ट्रिंग टाइप का अरे है, हो सकती है कैरेक्टर टाइप की हो सकती है, इंटीजर टाइप की हो सकती है. उसमें जितना डेटा डालेंगे उसके हिसाब से उसका साइज चेंज होगा. उसी तरीके हमारा इंटरफेस होता है. इंटरफेस जस्ट लाइक क्लास होता है, दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस होता है. क्या होता है वो आगे हम चर्चा करेंगे. तो आपका रेफरेंस में क्लासेस, अरेज और इंटरफेसेस आते हैं. और आपका जो प्रिमिटिव है इसमें इंटीजर, यानी इंटीजर मतलब विदाउट पॉइंट वैल्यू जिसमें लें. दूसरा फ्रैक्शनल जिसमें पॉइंट, फ्लोटिंग, फ्रैक्शनल और फ्लोटिंग. तीसरा है कैरेक्टर टाइप का और चौथा है बुलियन टाइप का. इसको आप कह सकते हैं फ्रैक्शनल के बजाय अगर इसको हम फ्लोटिंग लिखें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा. इसको लिख दें फ्लोटिंग. तो फ्लोटिंग में यानी जिसमें पॉइंट होता है, फ्लोटिंग में. अब इसमें इंटीजर में बाइट टाइप का डेटा होता है, शार्ट टाइप का होता है, इंटीजर टाइप का होता है, लॉन्ग टाइप का होता है. और सबकी साइज अलग अलग होती है. जैसे बाइट का साइज 8 बिट्स होता है. 8 बिट्स मीन्स 1 बाइट. बिट्स स्टैंड फॉर बाइनरी डिजिट होता है. और 8 बिट्स इज इक्वल टू 1 बाइट होता है. जब 8 बिट मिल जाती है तो 1 बाइट बनता है. तो हम चाहे 8 बिट्स कहें या 1 बाइट कहें, एक ही मतलब हुआ. तो आपका क्या हो गया, 8 बिट्स और 1 बाइट. दूसरा शार्ट जो है वो 2 बाइट्स और 16 बिट्स. INT 32 बिट्स और 4 बाइट्स. लॉन्ग 64 बिट्स और 8 बाइट्स. और इनकी इनिशियल वैल्यू यानी जिसको डिफ़ॉल्ट वैल्यू कहते हैं वो 0 होती है. उसके बाद हमारा आता है फ्लोटिंग टाइप में. फ्लोटिंग यानी जिसमें पॉइंट होता है, एक होता है फ्लोट टाइप का, एक होता है डबल टाइप का. अब फ्लोट जो टाइप है इसमें 32 बिट्स इसका साइज होता है और डबल जो है वो 64 बिट साइज होता है. 32 मतलब आपका 4 बाइट्स और 64 का मतलब 8 बाइट्स. और इनकी इनिशियल डिफ़ॉल्ट वैल्यू जो होती है 0.0 होती है, इसकी 0.0 होती है. जब पॉइंट में वैल्यू होती है तो बाय डिफ़ॉल्ट वो डबल होती है. अगर आप पॉइंट वैल्यू फ्लोट की वैल्यू देना चाहते हैं तो 0.0 कैपिटल या स्मॉल लिख सकते हैं. उसके बाद हमारा कैरेक्टर टाइप का डेटा होता है. कैरेक्टर जो जावा में कैरेक्टर टाइप डेटा जो के लिए यूनिकोड कैरेक्टर सेट हो. जावा यूजेज यूनिकोड कैरेक्टर सेट. यूनिकोड स्टैंड फॉर यूनिवर्सल कोड. यूनिकोड स्टैंड फॉर यूनिवर्सल कोड. बाकी जो लैंग्वेज जैसे सी है, C++ है, इनमें हमारा डेटा जो स्टोर होता है वो ASCII फॉर्म में होता है. ASCII स्टैंड फॉर अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज. ASCII 8 बिट कोड होता है, लेकिन जो हमारा यूनिकोड है वो 16 बिट कोड होता है, 2 बाइट्स कोड होता है.
इसमें हर कैरेक्टर के लिए अलग कोड होता है। SCII में डुप्लीकेसी हो सकती है, लेकिन में कोई डुप्लीकेसी नहीं है। हर एक कैरेक्टर के लिए अलग कोड होगा, इसीलिए इसको बोलते हैं यूनिकोड यानी यूनिवर्सल कोड। तो इसका 2 बाइट्स लेता है, इसका यूनिकोड टाइप का डेटा लेता है। अब इसका जो डिफ़ॉल्ट वैल्यू होती है \u 4 टाइम 0 होता है, u स्टैंड फॉर यूनिकोड, तो ये डिफ़ॉल्ट वैल्यू है। अगला है बुलियन टाइप। बुलियन जो है, बुलियन में दो डेटा स्टोर होता है, ट्रू और फॉल्स इन स्मॉल लेटर्स। अब ये 8 बिट्स लेता है, 8 बिट्स ऑक्युपाई करता है, लेकिन यूज 1 बिट करता है। 8 बिट्स तो ऑक्युपाई कर लेगा, क्योंकि 8 बिट से कम ले नहीं सकता। किसी चीज़ के लेने के लिए 8 बिट्स मिनिमम होना चाहिए, तभी डेटा स्टोर होता है। लेकिन ये यूज सिर्फ और सिर्फ 1 बिट करता है, फॉर ट्रू एंड फॉल्स। 8 बिट्स ले तो लेता है, लेकिन 1 बिट यूज करता है, और उसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू फॉल्स होती है। तो ये हमारा डेटा टाइप है। उसके बाद अगर कोई डेटा टाइप है, उसकी एक रेंज होती है, किस रेंज तक डेटा इसमें स्टोर हो सकता है। जैसे कोई पर्सन है, उसकी एक लिमिट है कि कितनी रोटी खा सकता है, 4 रोटी, 3 रोटी, 5 रोटी। उससे ज़्यादा खिलाओगे तो बदहज़मी हो जाएगी। तो वही कॉन्सेप्ट यहाँ पर होता है कि हर डेटा टाइप का एक साइज़ है, जो तो उस साइज़ के हिसाब से उसकी रेंज है, किस रेंज तक उसमें डेटा स्टोर हो सकता है। जैसे अगर 2 किलो की पॉलीथीन है तो उसमें 2 किलो वैल्यू आ सकती है, उससे ऊपर नहीं। और ठीक है, वैसे ही 5 किलो का बैग अगर है तो उसमें 5 किलो का तक सामान आ सकता है। तो उसी तरीके से इसका साइज़ होता है, साइज़ के हिसाब से रेंज होती है, किस रेंज तक डेटा इसमें स्टोर हो सकता है। तो किसी भी डेटा टाइप की रेंज निकालना है तो उसके लिए एक फार्मूला है, बहुत ईजी फार्मूला है। क्या फार्मूला है? इसका फार्मूला है फ्रॉम -2 रेज़ पावर नंबर ऑफ बिट्स -1 टू 2 रेज़ पावर नंबर ऑफ बिट्स -1 तो इसमें क्या होता है, हमेशा डेटा जो स्टोर होता है निगेटिव पॉजिटिव दोनों वैल्यू होती है, इसलिए निगेटिव से पॉजिटिव चलता है। तो इसका फार्मूला क्या होता है, फ्रॉम -2 रेज़ पावर नंबर ऑफ बिट्स -1 टू 2 रेज़ पावर नंबर ऑफ बिट्स -1 अब जैसे मान लिया बाइट है, बाइट का साइज़ क्या है, 8 बिट्स है। तो इसका अगर निकालना चाहते हैं रेंज, तो बाइट की रेंज अगर निकालना है तो क्या होगा, फ्रॉम -2 रेज़ पावर 7 क्यों हुआ, क्योंकि 8 बिट्स होती है, 8 यहाँ पर नंबर ऑफ बिट्स -1 है तो 7 हो गया, 2 रेज़ पावर 7 -1। तो अगर इसको कैलकुलेट करें तो आएगा फ्रॉम -128 टू 127, ये रेंज आएगी। इसी तरीके हम किसी का भी निकाल सकते हैं। 60 का फार्मूला क्या हो जाएगा, -2 रेज़ पावर 15 टू 2 रेज़ पावर 15 -1। अगर INT की निकालना हो तो 2 रेज़ पावर 31 टू 2 रेज़ पावर 31 -1। अगर लॉन्ग निकालना है तो ऐसे निकाल सकते हैं। तो ये फार्मूला बहुत अच्छा है, इस फार्मूले से किसी भी डेटा टाइप की रेंज निकाल सकते हैं, रट्टा लगाने की ज़रूरत नहीं है। अब ये तो हमने बताया डेटा टाइप और उसका रेंज। अब हम आपको सब एक्सप्लेन करेंगे कि कैसे डेटा लेते हैं, इनपुट इन जावा, कैसे इनपुट होता है जावा में। तो जावा में इनपुट करने के कई तरीके हैं। तो पहला हम तरीका बताने जा रहे हैं कि कैसे डेटा लेंगे अगर हम स्कैनर क्लास यूज़ करें। हम स्कैनर क्लास से भी डेटा ले सकते हैं और जावा स्ट्रीम क्लासेस से भी डेटा ले सकते हैं। तो पहले हम बताएंगे स्कैनर क्लास से कैसे डेटा लेते हैं। स्कैनर क्या है, एक यूटिलिटी है। अब यूटिलिटी है ये, तो उसको यूज करना है तो हमें उस पैकेज को इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो अगर हम स्कैनर क्लास यूज़ करना चाहते हैं तो स्कैनर क्लास कहाँ होता है, यूटिल पैकेज के अंदर होता है। तो उसे हमें इंपोर्ट, जैसे मान लिया हमें कोई बुक पढ़नी है, अगर वो बुक हमारे पास है तो ठीक है, अगर नहीं होती है तो क्या करते हैं, हम लाइब्रेरी से इशू कराते हैं और उसको ले जाते हैं, घर पढ़ते हैं, फिर वापस कर देते हैं। तो वही चीज़ है, कुछ क्लासेस हमने बनाए हैं या कुछ इनबिल्ट हैं, वो तो हमारे पास होते हैं, लेकिन कुछ क्लासेस नहीं होते हैं, वो लाइब्रेरी में होते हैं। तो उस लाइब्रेरी को हम इंपोर्ट कर लेते हैं। जैसे तो इंपोर्ट का मतलब है हमने लाइब्रेरी से बुक इशू करा ली और हम ले गए घर, पढ़ाई की। तो वही चीज़ इसमें होता है कि अगर किसी भी लाइब्रेरी को इंपोर्ट करना है तो इंपोर्ट से इंपोर्ट करते हैं। तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे, ऑब्टेनिंग इनपुट यूजिंग स्कैनर क्लास। फर्स्ट इंपोर्ट java.util, java.util यानी जावा यूटिलिटी पैकेज है ये। हम चाहें तो लिखें इंपोर्ट java.util.astic, चाहिए लिखें। और अगर हम पर्टिकुलर क्लास ही इंपोर्ट करना चाहते हैं तो हम लिख सकते हैं
कि इंपोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट स्कैनर सेमीकोलन, तो स्कैनर लिख देंगे तो केवल स्कैनर क्लास ही इंपोर्ट होगा, बाकी क्लासेस इंपोर्ट नहीं होंगे उस यूटिलिटी पैकेज के। ठीक है, तो ये है तरीका। लेकिन इंपोर्ट किया, इंपोर्ट करने के बाद अगर हम किसी भी क्लास का फंक्शन यूज करना चाहते हैं तो हम क्या करते हैं, उसका ऑब्जेक्ट बनाते हैं। अगर वो स्टैटिक, उसके अंदर फंक्शन जो हैं वो स्टैटिक नहीं है, तो हम क्या करते हैं, उस क्लास के का ऑब्जेक्ट बनाते हैं, तब उसके फंक्शन यूज करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, क्रिएट करेंगे ऑब्जेक्ट किसका, स्कैनर क्लास का। तो कैसे क्रिएट करेंगे, देखिए क्या लिखेंगे, स्कैनर ऑब्जेक्ट नेम इक्वल न्यू स्कैनर और सिस्टम डॉट इन, सिस्टम इज अ नेम ऑफ क्लास इन फॉर इनपुट। तो सिस्टम डॉट इन इज रिलेटेड टू कंसोल इनपुट मीन्स कीबोर्ड एंड सिस्टम डॉट आउट इज रिलेटेड टू कंसोल आउटपुट मीन्स मॉनिटर। तो जब हम कीबोर्ड से बात करना होता है तो सिस्टम डॉट इन लिखते हैं, जब मॉनिटर से बात करना होता है तो हम लिखते हैं सिस्टम डॉट आउट। तो यहाँ हमें कीबोर्ड से डेटा लेना है तो क्या लिखेंगे, सिस्टम डॉट इन। फॉर एग्जाम्पल स्कैनर SC इज इक्वल टू न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन, इसका ना हमने ऑब्जेक्ट बना लिया, किसका, स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट बन गया। अब हम स्कैनर क्लास के फंक्शन यूज कर सकते हैं। तो स्कैनर क्लास के फंक्शन जो होते हैं, हर डेटा टाइप को लेने के लिए अलग अलग फंक्शन होते हैं। तो कौन कौन से फंक्शन है स्कैनर क्लास के फंक्शंस देखिए, नेक्स्ट INT, नेक्स्ट बाइट, नेक्स्ट शॉर्ट, नेक्स्ट लॉन्ग, नेक्स्ट फ्लोट, नेक्स्ट डबल, नेक्स्ट बुलियन, नेक्स्ट लाइन, ये सब नेक्स्ट से शुरू होते हैं डेटा लेने के लिए। और अगर मल्टीपल वर्ड हैं तो जो ज्वाइनिंग वर्ड है उसका पहला कैरेक्टर कैपिटल होता है, ये हमने बताया था, क्योंकि फंक्शंस आर आल्सो आइडेंटिफायर्स, तो आइडेंटिफायर का रूल फॉलो होता है। तो अगर ज्वाइनिंग वर्ड है तो उसका पहला कैरेक्टर कैपिटल होता है। इसलिए जैसे दो वर्ड हैं नेक्स्ट और INT, इसलिए I कैपिटल होता है, नेक्स्ट INT का I कैपिटल है, नेक्स्ट बाइट का B कैपिटल है, नेक्स्ट शॉर्ट का S कैपिटल है। ऐसे ही ज्वाइनिंग वर्ड का पहला कैरेक्टर कैपिटल होगा। अब अगर हम लिखें नेक्स्ट INT किस टाइप का डेटा रिटर्न करेगा, INT टाइप डेटा, INT टाइप का डेटा लेगा। नेक्स्ट बाइट टाइप का डेटा लेगा, नेक्स्ट शॉर्ट टाइप का डेटा, नेक्स्ट लॉन्ग टाइप का, नेक्स्ट फ्लोट टाइप का, नेक्स्ट डबल टाइप का, यानी फ्लोट यानी सिंगल प्रिसीजन और डबल मतलब डबल प्रिसीजन, यानी कम डिजिट का डेटा सिंगल प्रिसीजन बोला जाता है, ज़्यादा डिजिट का डेटा डबल प्रिसीजन बोला जाता है। उसके बाद नेक्स्ट बुलियन टाइप का डेटा, नेक्स्ट से सिंगल वर्ड ले सकते हैं, नेक्स्ट से हम सिंगल वर्ड ले सकते हैं। अगर हम सिंगल वर्ड लेना चाहते हैं तो सिर्फ नेक्स्ट लिखेंगे, अगर हम मल्टीपल वर्ड लेना चाहते हैं तो नेक्स्ट लाइन लिखेंगे। यहाँ क्या होगा, नेक्स्ट लाइन से फॉर मल्टीपल वर्ड्स, हम मल्टीपल वर्ड ले सकते हैं। और ये जितने भी फंक्शन हमारे हैं, अगर हम चेक करना चाहते हैं इससे डेटा क्या होगा, इस टाइप का डेटा रिटर्न होगा, जैसे नेक्स्ट INT टाइप का, और किसी वेरिएबल में हम स्टोर कर लेंगे जिसमें। लेकिन अगर हम चेक करना चाहते हैं कि उस टाइप का डेटा आया कि नहीं आया, तो उससे पहले हर फंक्शन के पहले क्या लगा देंगे, हैज लगा देंगे। हैज लगा देने से क्या होता है, फिर चेकिंग होती है कि जो डेटा लिया है उस टाइप का है या नहीं है। जैसे हमने लिखा हैज नेक्स्ट, तो नेक्स्ट से क्या होता है, सिंगल वर्ड आता है, तो अगर हैज नेक्स्ट लगा देंगे तो चेक करेगा ये वर्ड है या नहीं है। उसी तरीके अगर हम लिख दें हैज नेक्स्ट INT, तो चेक करेगा कि डेटा जो आया है वो INT टाइप का है या नहीं। तो अगर इस फंक्शन से पहले हैज लगा दें, जब हैज लगाएंगे तो जो नेक्स्ट का N भी कैपिटल हो जाएगा, क्योंकि ये भी ज्वाइनिंग वर्ड हो जाएगा, तो उसका भी N कैपिटल हो जाएगा। ठीक है, तो अगर चेक करना है तो हैज लगा देंगे, और अगर डेटा लेना है तो हैज नहीं होगा। अब इसका सेंटेंस क्या होता है, टाइप वेरिएबल इक्वल स्कैनर क्लास ऑब्जेक्ट डॉट फंक्शन का नाम, जो फंक्शन यूज कर रहे हैं, जिस टाइप का डेटा लेना है उस टाइप का फंक्शन, वो फंक्शन यूज करेंगे। जैसे हमें इंटीजर टाइप का डेटा लेना है तो क्या लिखेंगे, INT A इक्वल SC क्यों लिखा, क्योंकि स्कैनर का ऑब्जेक्ट जो बनाया था वो SC लिखा था। हम कोई भी नाम दे सकते हैं ऑब्जेक्ट क्रिएट करते समय, जो ऑब्जेक्ट, लेकिन वो आइडेंटिफायर का रूल फॉलो करना चाहिए। तो यहाँ पर SC लिया है तो हमने यहाँ लिखा है
INT A इज इक्वल टू SC डॉट नेक्स्ट INT। तो नेक्स्ट INT क्या करेगा, इंटीजर टाइप का डेटा रिटर्न करेगा जो कि वो A में स्टोर हो जाएगा। अगर हम डबल टाइप का डेटा लेना चाहते हैं, यानी पॉइंट वाला डबल प्रिसीजन, तो हम क्या लिखेंगे, डबल D, कोई बार भी ले सकते हैं, D इक्वल SC डॉट नेक्स्ट डबल। तो इससे क्या होगा, नेक्स्ट डबल क्या करेगा, डबल टाइप का डेटा रिटर्न करेगा जो कि इस वेरिएबल में स्टोर होगा। वेरिएबल क्या है, D है। तो जो वेरिएबल लेंगे उसमें वो स्टोर हो जाएगा। तो ये तरीका है डेटा लेने का यूजिंग स्कैनर क्लास। स्कैनर क्लास कहाँ प्रेजेंट होता है, यूटिलिटी पैकेज में होता है। अब दूसरा तरीका है डेटा लेने का कीबोर्ड से। जनरली क्या होता है, बच्चे इसी को यूज करते हैं क्योंकि ये थोड़ा इजी पड़ता है, लेकिन हमें पता होना चाहिए कि और भी तरीके कैसे हैं। तो उसका एक तरीका और है क्या, यूजिंग जावा स्ट्रीम क्लासेस टू टेक डेटा यूजिंग जावा स्ट्रीम क्लासेस। तो टू टेक डेटा यूजिंग जावा स्ट्रीम क्लासेस, तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ जावा स्ट्रीम क्लासेस। जावा स्ट्रीम क्लासेस जो हैं दो तरीके की होती हैं, एक होता है कैरेक्टर ओरिएंटेड जावा स्ट्रीम क्लासेस, एक होता है बाइट ओरिएंटेड जावा स्ट्रीम क्लासेस। कैरेक्टर ओरिएंटेड जावा स्ट्रीम क्लासेस में कैरेक्टर टाइप फॉर्म में डेटा आता है, जिस तरीके से आपका वो डेटा जाएगा स्ट्रिंग फॉर्म में, जस्ट लाइक स्ट्रिंग फॉर्म। और जो बाइट ओरिएंटेड है वो जैसे इंटरनल मेमोरी में स्टोर होता है, उसी तरीके से वो आपके सेकेंडरी मेमोरी में भी स्टोर होता है। तो दो तरीका होता है, एक होता है कैरेक्टर स्ट्रीम क्लासेस, दूसरा होता है बाइट स्ट्रीम क्लासेस। फॉर कैरेक्टर ओरिएंटेड जावा स्ट्रीम एंड फॉर बाइट ओरिएंटेड जावा स्ट्रीम। अब जो कैरेक्टर ओरिएंटेड जावा स्ट्रीम है वो रीडर और राइटर क्लासेस यूज करती हैं, और जो बाइट ओरिएंटेड जावा स्ट्रीम है इसमें इनपुट स्ट्रीम और आउटपुट स्ट्रीम यूज होती हैं। ये कॉन्सेप्ट जो है जावा स्ट्रीम का, जब हम फाइल हैंडलिंग पढ़ाएंगे तो फाइल हैंडलिंग में भी क्या होता है, हम डेटा या तो राइट करते हैं सेकेंडरी मेमोरी में, या सेकेंडरी मेमोरी से डेटा रीड करते हैं। तो रीडिंग एंड राइटिंग दोनों होती है। तो यही कॉन्सेप्ट यूज होता है। फॉर राइटिंग डेटा टू फाइल वी यूज राइटर क्लास, फॉर रीडिंग डेटा फ्रॉम फाइल वी यूज रीडर क्लास इन कैरेक्टर ओरिएंटेड। अगर बाइट ओरिएंटेड यूज कर रहे होते हैं तो फॉर राइटिंग डेटा टू फाइल वी यूज आउटपुट स्ट्रीम क्लासेस, फॉर रीडिंग डेटा फ्रॉम फाइल यूजिंग इनपुट स्ट्रीम क्लासेस। तो ये तरीका हम आगे बताएंगे जब हम फाइल हैंडलिंग बताएंगे। लेकिन अभी यहाँ पर क्या है, हमें डेटा लेना है, यानी डेटा कहाँ से लेना है, कंसोल इनपुट से लेना है। तो यहाँ पर डेटा किस दो तरीके से ले सकते हैं, तो बाइट ओरिएंटेड में या कैरेक्टर ओरिएंटेड में। तो कैरेक्टर ओरिएंटेड में डेटा कैसे लेंगे, तो कैरेक्टर ओरिएंटेड में क्या डेटा लेना है, तो रीडर क्लास यूज होगा, राइटर नहीं। और बाइट ओरिएंटेड में इनपुट स्ट्रीम यूज होगा। ठीक है, तो यहाँ पर रीडर क्लासेस यूज होंगे डेटा लेने के लिए। अब इसमें क्या है, इन्हीं के चारों के तीन तीन टाइप होते हैं। क्या होता है, मेमोरी, फाइल, पाइप। मेमोरी, फाइल, पाइप। अब मेमोरी इज रिलेटेड टू प्राइमरी मेमोरी, फाइल इज रिलेटेड टू सेकेंडरी मेमोरी, एंड पाइप इज रिलेटेड टू नेटवर्किंग। नेटवर्किंग का मतलब फाइल, पाइपलाइन। ठीक है, अब हमें डेटा क्योंकि लेना है, अगर हमें डेटा लेना है कीबोर्ड से यूजिंग जावा स्ट्रीम क्लासेस, तो इनपुट यूजिंग कैरेक्टर स्ट्रीम क्लासेस अगर लेना है तो हमें रीडर क्लासेस यूज करनी पड़ेगी। और रीडर क्लासेस तभी चलेंगी जब उसका पैकेज इंपोर्ट हो, उसकी लाइब्रेरी से वो फाइल लिया हो, नहीं तो नहीं चलेगा। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, वो लाइब्रेरी इंपोर्ट करनी पड़ेगी। वो कौन सी लाइब्रेरी है, हमारी लाइब्रेरी है टू टेक इनपुट यूजिंग स्कैनर क्लास। तो सबसे पहले क्या करेंगे, फर्स्ट इंपोर्ट java.io। ये java.io पैकेज जब तक इंपोर्ट नहीं करेंगे तो ना आपका कैरेक्टर ओरिएंटेड चलेगा ना बाइट ओरिएंटेड चलेगा। तो दोनों के लिए हमें इंपोर्ट करना होता है, इंपोर्ट java.io डॉट एस्टिक का मतलब है ऑल द क्लासेस। अगर एस्टिक मतलब है ऑल द क्लासेस, अगर एक पर्टिकुलर क्लास इंपोर्ट करना है तो क्या लिखेंगे, इंपोर्ट java.io डॉट उस पर्टिकुलर क्लास का नाम, या आप लिख देते हैं इंपोर्ट java.io डॉट एस्टिक का मतलब है आईओ जो पैकेज है उसकी सारी की सारी क्लासेस, उसका सेमीकोलन। ठीक है, तो उसके बाद टू टेक इनपुट यूजिंग कैरेक्टर स्ट्रीम क्लासेस। अब हम क्या करेंगे, जब हमें क्लास के फंक्शन यूज करने हैं तो हमें ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। सबसे पहले क्या बनाएंगे, ऑब्जेक्ट बनाएंगे। तो ऑब्जेक्ट कैसे बनेगा,
सबसे पहले बनाएंगे किसका ऑब्जेक्ट बनाएंगे, इनपुट स्ट्रीम रीडर का बनाएंगे। तो क्या लिखेंगे, क्रिएट ऑब्जेक्ट ऑफ इनपुट स्ट्रीम रीडर क्लास। तो कैसे बनाएंगे, इनपुट स्ट्रीम रीडर ऑब्जेक्ट नेम इक्वल न्यू इनपुट स्ट्रीम रीडर सिस्टम डॉट इन। सिस्टम डॉट इन क्यों, कि कंसोल इनपुट से यानी कीबोर्ड से डेटा लेना है, इसलिए सिस्टम डॉट इन होगा जब, ठीक है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, इनपुट स्ट्रीम रीडर ऑब्जेक्ट नेम इक्वल न्यू इनपुट स्ट्रीम रीडर सिस्टम डॉट इन सेमीकोलन। फॉर एग्जाम्पल इनपुट स्ट्रीम रीडर ISR इज इक्वल न्यू इनपुट स्ट्रीम रीडर सिस्टम डॉट इन। अब कैरेक्टर ओरिएंटेड जावा स्ट्रीम में बफरिंग कंपलसरी होती है। बफरिंग मीन्स टू स्टोर लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा फॉर टेम्परेरी बेसिस, टेम्परेरी बेसिस पे डेटा स्टोर करना, दैट इज कॉल्ड बफरिंग। तो बफरिंग कंपलसरी है आपके कैरेक्टर ओरिएंटेड जावा स्ट्रीम के लिए। तो हमें क्या करना होगा, हम बफर रीडर का ऑब्जेक्ट बनाएंगे और इस ऑब्जेक्ट को उससे लिंक करेंगे। तो क्या करेंगे, क्रिएट ऑब्जेक्ट ऑफ बफर रीडर क्लास एंड लिंक ऑब्जेक्ट ऑफ इनपुट स्ट्रीम रीडर क्लास। इनपुट स्ट्रीम रीडर क्लास के ऑब्जेक्ट को उससे लिंक करेंगे। तो कैसे करेंगे, बफर रीडर ऑब्जेक्ट नेम इक्वल न्यू बफर रीडर ऑब्जेक्ट ऑफ इनपुट स्ट्रीम रीडर क्लास ब्रैकेट के अंदर सेमीकोलन। फॉर एग्जांपल बफर रीडर हमने यहाँ के लिया BR लिया, कोई भी नेम ले सकते हैं जो कि आइडेंटिफायर के रूल को फॉलो करता हो। यहाँ बफर रीडर इसका शॉर्ट फॉर्म ले लिया, जैसे यहाँ पर हमने ISR ले लिया, क्यों लिया, इनपुट स्ट्रीम रीडर का शॉर्ट फॉर्म ले लिया। तो आप दूसरा नेम भी ले सकते हैं, बस वो फॉलो करना चाहिए रूल। तो हमने लिखा बफर रीडर BR इक्वल न्यू बफर रीडर और ISR, ये किसका नाम है, ऑब्जेक्ट इनपुट स्ट्रीम का है, ISR हमने बनाया यहाँ लिख दिया। अगर हम चाहें तो दोनों को हम कंबाइन भी कर सकते हैं। दोनों को कंबाइन अगर करना चाहते हैं तो उसके लिए क्या करेंगे, हम लिखेंगे बफर रीडर BR इक्वल न्यू बफर रीडर। अब यहाँ क्या है, ISR है, ISR की वैल्यू क्या है, ISR की वैल्यू है न्यू इनपुट स्ट्रीम रीडर सिस्टम डॉट इन। तो ये चीज़ हम पूरी उठा के यहाँ लिख दें, जहाँ ISR है तो कंबाइन हो जाएगा। तो क्या लिखेंगे, बफर रीडर BR इक्वल न्यू बफर रीडर, और जहाँ ISR है ISR की वैल्यू क्या है, न्यू इनपुट स्ट्रीम रीडर सिस्टम डॉट इन। तो लिख दिया न्यू इनपुट स्ट्रीम रीडर सिस्टम डॉट इन ब्रैकेट क्लोज, ये वाला एक और एक इसका, इस फंक्शन का। तो ये आपका बन गया ऑब्जेक्ट। अब ऑब्जेक्ट बन गया, जब ऑब्जेक्ट बन गया उसके बाद हम डेटा लेना चाहते हैं। तो डेटा हमेशा जो भी लेते हैं वो स्ट्रिंग फॉर्म में होता है। हमारा डेटा हमेशा स्ट्रिंग फॉर्म में ही स्टोर होता है। तो उसके लिए हम रीड करते हैं, डेटा लेते हैं, तो उसके लिए एक फंक्शन होता है रीड लाइन फंक्शन। किसी भी टाइप का डेटा लें उसके लिए डेटा जो स्टोर होगा वो स्ट्रिंग में ही स्टोर होगा, इसलिए हमें स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट लेना होता है। तो क्या होता है, क्या लिखेंगे, हमेशा डेटा लेंगे, यूज रीड लाइन फंक्शन टू टेक डेटा इन स्ट्रिंग फॉर्म, स्ट्रिंग फॉर्मेट में डेटा आएगा। तो क्या होगा, स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट इक्वल बफर रीडर ऑब्जेक्ट डॉट रीड लाइन फंक्शन। रीड लाइन में L कैपिटल होगा क्योंकि रीड और लाइन दो वर्ड हैं, तो लाइन ज्वाइनिंग वर्ड है इसलिए उसका पहला कैरेक्टर कैपिटल होगा। तो रीड लाइन में L कैपिटल होगा। फॉर एग्जाम्पल स्ट्रिंग S इज इक्वल टू BR डॉट रीड लाइन। रीड लाइन क्या करेगा, डेटा लेगा, चाहे इंटीजर हो, चाहे फ्लोट हो, चाहे डबल हो, चाहे लॉन्ग हो, चाहे स्ट्रिंग हो, वो स्ट्रिंग में ही स्टोर होगा। तो उसके लिए S लिया है, वो स्ट्रिंग में स्टोर हो जाएगा। अगर इस जो हमने मान लिया इंटीजर टाइप का डेटा लिया था लेकिन स्ट्रिंग फॉर्म में है, इसको हमें कन्वर्ट करना है, तो कैसे कन्वर्ट करेंगे इसकी चर्चा हम अभी करेंगे। तो हमने आपको बताया, क्या बताया कि डेटा टाइप्स क्या होते हैं, फिर बताया कि उसका फार्मूला क्या है रेंज का, उसका बताया कैसे डेटा लेते हैं एक्सटर्नल क्लास से, उसके एक्सटर्नल क्लास के फंक्शन कौन कौन से हैं, फिर हमने बताया जावा स्ट्रीम क्लासेस दो टाइप के, उसके टाइप, क्योंकि करेक्टर ओरिएंटेड बताया मैंने कैसे डेटा करेक्टर ओरिएंटेड में लेंगे, और जो भी डेटा आएगा वो किस फॉर्म में होगा, स्ट्रिंग फॉर्म में होगा। सो प्लीज टेक स्क्रीनशॉट ऑफ व्हाइट बोर्ड। नाउ आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन how can we convert any string type data to any type। मीन्स अगर हमने डेटा लिया है, हमने बताया है कि डेटा जो भी लेते हैं वो किसी भी टाइप का डेटा लें वो स्ट्रिंग फॉर्म में डेटा आता है। अगर हमने जावा स्ट्रीम क्लासेस यूज किया है तो डेटा जो भी आएगा वो स्ट्रिंग टाइप में आएगा। तो स्ट्रिंग टाइप में आया है, हमने मान लिया इंटीजर लिया या फ्लोट लिया है, डबल लिया,
तो है तो स्टोर जो हुआ है वो स्ट्रिंग टाइप में हुआ है, तो उसको कैसे कन्वर्ट करेंगे, उसको कन्वर्ट करने के लिए एप्रोप्रिएट पार्स फंक्शन लगाते हैं। तो उसके लिए मैंने क्या बताया कि टू टेक डेटा यूजिंग जावा स्ट्रिंग क्लासेस, 2 स्ट्रिंग क्लासेस मैंने अभी बताई आपको, एक होता है करेक्टर स्ट्रिंग क्लासेस, एक होता है बाइट स्ट्रिंग क्लासेस। अब करेक्टर स्ट्रिंग क्लासेस में मैंने यहाँ 3 स्टेप बता दिए थे कि कैसे हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं इनपुट स्ट्रीम रीडर क्लास का, फिर कैसे बफरिंग करते हैं यूजिंग बफर रीडर क्लास, फिर कैसे हम रीड लाइन फंक्शन लगाते हैं, फिर कैसे हम रीड करते हैं। तो तीसरा स्टेप हम यहाँ भी लिखा है हमने, क्या है, टू टेक डेटा यूजिंग करेक्टर स्ट्रिंग क्लासेज में तीसरा स्टेप क्या है, यूज, जब हमने बफर रीडर क्लास बना दिया, बफरिंग हो गई, तो हम डेटा रीड करने के लिए रीड लाइन फंक्शन यूज करते हैं। डेटा जो रीड लाइन फंक्शन लगाते हैं तो वो स्ट्रिंग फॉर्म में डेटा आता है, तो उसके लिए क्या करते हैं, यूज रीड लाइन फंक्शन टू रीड डेटा इन स्ट्रिंग फॉर्म। तो क्या होगा, स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू br डॉट रीड लाइन, अगर इसको लिखे तो क्या होगा, स्ट्रिंग s इज इक्वल टू br डॉट रीड लाइन। अब यहाँ पर अगर हम कहें तो इसको हम ये कह सकते हैं कि बफर रीडर ऑब्जेक्ट, बफर रीडर ऑब्जेक्ट डॉट रीड लाइन, ठीक है। तो उसके लिए क्या होगा, स्ट्रिंग s इक्वल टू br डॉट रीड लाइन, इससे डेटा जो भी आएगा, चाहे किसी भी टाइप का डेटा दिया हो, वो स्ट्रिंग फॉर्म में आएगा। अब स्ट्रिंग फॉर्म में जो डेटा हो गया है, इंटीजर दिया लेकिन स्ट्रिंग फॉर्म में है, डबल दिया स्ट्रिंग फॉर्म में है, तो उसके लिए एप्रोप्रिएट पार्स फंक्शन लगाते हैं अगर कन्वर्ट करना है किसी डेटा टाइप में। तो क्या करना होता है, इफ यू वांट टू चेंज स्ट्रिंग टू एनी टाइप यूज एप्रोप्रिएट पार्स फंक्शन। उसके लिए पार्स फंक्शन लगाने के लिए जो पार्स फंक्शन हमारा है उसके लिए हमें रैपर क्लासेस यूज करने पड़ते हैं। तो हर डेटा टाइप का एक रैपर क्लास होता है। जनरली क्या होता है, जो डेटा टाइप होता है उसका पहला करैक्टर कैपिटल हो जाता है, वही रैपर क्लास हो जाता है, कुछ में चेंज हो जाता है। तो जो डेटा टाइप है, जैसे हमारा डेटा टाइप क्या है, बाइट है, तो उसका रैपर क्लास क्या होगा, BYET, बी कैपिटल हो जाता है। शॉर्ट अगर स्मॉल में लिखा है तो वो टाइप है, अगर एस कैपिटल हो गया है तो रैपर क्लास हो गया है। अगर INT लिखा है तो INT का रैपर क्लास इंटीजर होता है, पूरा इंटीजर लिखा जाता है। लॉन्ग का अगर स्मॉल में लिखा है तो लॉन्ग टाइप है, अगर कैपिटल में L हो गया है तो लॉन्ग रैपर क्लास हो गया है। अगर हमारा फ्लोट है स्मॉल में तो फ्लोट टाइप है, अगर F कैपिटल हो गया फ्लोट का तो वो रैपर क्लास है फ्लोट का। उसी तरीके डबल अगर स्मॉल में लिखा है तो डबल टाइप है, और अगर हमने D कैपिटल कर दिया है तो वो रैपर क्लास है डबल का। इसी तरीके कैर जो होता है वो डेटा टाइप है, अगर कैरेक्टर लिख दिया जाए C कैपिटल तो वो रैपर क्लास हो जाता है। उसी तरीके बुलियन स्मॉल में है तो बुलियन टाइप है, अगर B कैपिटल हो गया है तो रैपर क्लास है। तो हर जो भी जितने पैरामीटर डेटा टाइप्स होते हैं, हर पैरामीटर डेटा टाइप का एक रैपर क्लास होता है। तो कन्वर्ट करने के लिए रैपर क्लास यूज होता है, ठीक है। तो उसके लिए क्या होता है, तो डेटा टाइप वेरिएबल नेम इज इक्वल टू सेम रैपर क्लास डॉट पार्स फंक्शन, उसी का पार्स फंक्शन, और उसके अंदर क्या होगा, ब्रैकेट के अंदर स्ट्रिंग और स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट। अब इसमें क्या है, जैसे फॉर एग्जांपल हमने इंटीजर टाइप डेटा लेना है, इंटीजर टाइप डेटा जो था इंटीजर में कन्वर्ट करना है, तो क्या होगा, INT A इंटीजर डॉट पार्स INT, पार्स INT हो जाएगा। और यहाँ पर S, क्योंकि S में डेटा आया है तो यहाँ S लिख दिया गया। अगर मान लो डबल टाइप में कन्वर्ट करना है तो क्या होगा, डबल D इज इक्वल टू डबल डॉट पार्स डबल S हो जाएगा। तो S क्योंकि S में डेटा है तो वो क्या करेगा, इस S को डबल में कन्वर्ट कर देगा। अगर हम चाहें तो ये दोनों स्टेप को हम कंबाइन भी कर सकते हैं कि डेटा हम लें और सीधे वो कन्वर्ट होके उसी टाइम में आए। तो ये दोनों स्टेप को हम कंबाइन भी कर सकते हैं। वी कैन कंबाइन बोथ द स्टेप्स। तो क्या, जैसे इन्हीं दोनों को कैसे लिखेंगे, INT A इज इक्वल टू इंटीजर डॉट पार्स INT, यहाँ क्या लिखा था S, तो S की वैल्यू क्या है, S की वैल्यू है BR डॉट रीड लाइन।
तो हमने यहाँ लिख दिया br.readline, तो डेटा ले लेगा, स्ट्रिंग फॉर्म में डेटा आएगा और वही डेटा कन्वर्ट होके इंटीजर में आ जाएगा जो कि a में स्टोर हो जाएगा। अगर हम डबल में करना चाहते हैं तो क्या लिखेंगे, डबल डी इज इक्वल टू डबल डॉट पास डबल, और यहाँ क्योंकि एस लिखा था एस की जगह क्या लिख देंगे br.readline, तो br.readline लिखेंगे तो डेटा रीड होगा, हम देंगे डबल में लेकिन वो स्ट्रिंग फॉर्म में होगा। फिर जैसे हम पास डबल हमारा फंक्शन काम करेगा उस डेटा को कन्वर्ट कर देगा डबल टाइम में और डी में स्टोर कर देगा। तो ये तरीका है डेटा लेने का यूजिंग कैरेक्टर ओरिएंटेड जावा स्ट्रिंग। और सबसे पहले बात यह है कि जब भी हम कैरेक्टर ओरिएंटेड जावा स्ट्रिंग लिखें चाहे बाइट ओरिएंटेड लिखें, यानी कि अगर हम जावा स्ट्रिंग क्लासेज यूज कर रहे हैं तो हमें जब भी हम ऐसा करते हैं तो एक एक्सेप्शन हैंड आती है। एक्सेप्शन मतलब रन टाइम एरर आती है। रन टाइम एरर का मतलब है कि ऐसे एरर नहीं है, जब हम प्रोग्राम रन कराएं तो एरर आए, दैट इज कॉल्ड रन टाइम एरर। तो कौन कौन सी टाइप की एरर होती हैं आगे हम चर्चा करेंगे, लेकिन रन टाइम एरर मतलब एक्सेप्शन, तो एक्सेप्शन हैंडलिंग करना पड़ता है। उसके लिए बहुत सारे कीवर्ड्स होते हैं एक्सेप्शन हैंडलिंग के लिए। तो एक्सेप्शन हैंडलिंग के लिए कुछ कीवर्ड्स हैं, वो कौन कौन से हैं, एक होता है ट्राई, एक होता है कैच, एक होता है थ्रोज, एक होता है थ्रो और एक होता है फाइनली। ये 5 कीवर्ड होते हैं एक्सेप्शन हैंडलिंग के लिए। इनकी चर्चा हम बाद में करेंगे जब से एक्सेप्शन हैंडलिंग पढ़ाएंगे। लेकिन अगर हमने जावा स्ट्रिंग क्लासेज यूज किया है तो जिस फंक्शन में हम इनपुट ले रहे हैं उस फंक्शन में हमें एक्सेप्शन हैंडलिंग करनी पड़ेगी। तो सबसे इजी तरीका है कि हम थ्रोज लिख दें, THROWS थ्रोज, और IO एक्सेप्शन उस फंक्शन के आगे, थ्रोज IO एक्सेप्शन या थ्रोज एक्सेप्शन, क्योंकि IO एक्सेप्शन जो है एक्सेप्शन क्लास का सब क्लास होता है। तो अगर हम एक्सेप्शन लिख देते हैं तो सारे क्लासेस आ गए, अगर हम लिखते थ्रोज IO एक्सेप्शन तो सिर्फ IO इनपुट आउटपुट एक्सेप्शन की बात है। और जिस फंक्शन में हम इनपुट ले रहे हैं वहाँ लिखेंगे, और अगर इस फंक्शन को कोई फंक्शन कॉल कर रहा है, इस फंक्शन को कोई फंक्शन कॉल कर रहा है तो उस फंक्शन में भी लिखना पड़ेगा थ्रोज IO एक्सेप्शन, तभी चलेगा, नहीं तो रन टाइम एरर आ जाएगी। तो ये तरीका है डेटा लेने का यूजिंग कैरेक्टर स्ट्रीम क्लासेस। उसके लिए अगर हमें कन्वर्ट करना होता है, क्योंकि डेटा जो भी आता है वो स्ट्रिंग फॉर्म में आता है, अगर हमें कन्वर्ट करना है तो पार्स फंक्शन लगाते हैं, और पार फंक्शन में हमेशा रैपर क्लास यूज होते हैं। तो हमने हर डेटा टाइप का रैपर क्लास आपको बता दिया है। अब दूसरा तरीका है जावा स्ट्रीम का बाइट ओरिएंटेड जावा स्ट्रीम। तो क्या है, टू टेक डेटा यूजिंग बाइट स्ट्रीम क्लासेस। अब सबसे पहले हमने बताया है कि जब भी यूज करेंगे जावा स्ट्रीम क्लासेस तो इनपुट आउटपुट पैकेज यूज करना, इंपोर्ट करना पड़ेगा, लाइब्रेरी से हमें लेना पड़ेगा। तो उसके लिए क्या करेंगे, हम लिखेंगे सबसे पहले क्या करेंगे, फर्स्ट इंपोर्ट java.io.asterisk इनपुट आउटपुट पैकेज। एस्ट्रिक का मतलब है ऑल द क्लासेस, एस्ट्रिक मतलब है और इनपुट आउटपुट के सारे क्लासेस। अगर एस्ट्रिक हटा कोई क्लास लिख देंगे तो सिर्फ वो क्लास इंपोर्ट होगा। डिपेंड करता है कि हमें क्या ज़रूरत है, उसके हिसाब से हम इंपोर्ट करते हैं। तो अगर हम लिख देते हैं इंपोर्ट java.io.asterisk मतलब IO पैकेज के सारे क्लासेस इंपोर्ट हो जाएंगे। ठीक है। उसके बाद अगर हमें बाइट ओरिएंटेड जावा स्ट्रीम क्लासेस के फंक्शन यूज करने हैं तो सबसे पहले हमें क्या बनाना होता है, जो हमने बताया था बाइट ओरिएंटेड में हम इनपुट स्ट्रीम और आउटपुट स्ट्रीम यूज करते हैं। तो क्योंकि डेटा ले रहे हैं इसलिए हम इनपुट स्ट्रीम यूज करेंगे, अगर डेटा राइट कर रहे होते तो आउटपुट स्ट्रीम यूज करते। तो यहाँ पर डेटा लेना है, जैसे हमें कैरेक्टर स्ट्रीम में क्या यूज कर रहे थे, कैरेक्टर ओरिएंटेड में हम रीडर यूज कर रहे थे, यहाँ पर क्या हो रहा है, इनपुट स्ट्रीम यूज करेंगे। तो इसके लिए क्या करेंगे, क्रिएट ऑब्जेक्ट ऑफ डेटा इनपुट स्ट्रीम क्लास, डेटा इनपुट स्ट्रीम क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे। कैसे बनाएंगे, डेटा इनपुट स्ट्रीम ऑब्जेक्ट नेम इक्वल न्यू डेटा इनपुट स्ट्रीम और ब्रैकेट के अंदर सिस्टम डॉट इन। सिस्टम डॉट इन क्यों,
क्योंकि ये डेटा कीबोर्ड से लेना है, कीबोर्ड मीन्स कंसोल इनपुट है, तो सिस्टम डॉट इन इज रिलेटेड टू कंसोल इनपुट एंड सिस्टम डॉट आउट इज रिलेटेड टू कंसोल आउटपुट। कंसोल इनपुट मतलब कीबोर्ड और कंसोल आउटपुट मतलब मॉनिटर। तो यहां पर हम क्योंकि डेटा ले रहे हैं इसलिए क्या लिखेंगे, डेटा इनपुट स्ट्रीम ऑब्जेक्ट नेम इक्वल न्यू डेटा इनपुट स्ट्रीम सिस्टम डॉट इन ब्रैकेट के अंदर। फॉर एग्जांपल डेटा इनपुट स्ट्रीम DIS, हम शॉर्ट में लिख दिया डेटा इनपुट DIS, वी कैन यूज एनी नेम जो कि आइडेंटिफायर का रूल फॉलो करना चाहिए। तो DIS इज इक्वल टू न्यू डेटा इनपुट स्ट्रीम सिस्टम डॉट इन। अब जो हमारा ये बाइट ओरिएंटेड है इसमें बफरिंग की ज़रूरत नहीं होती है, तो बफरिंग रिक्वायर्ड नहीं है, जबकि कैरेक्टर स्ट्रीम में ज़रूरत पड़ती है तो वहाँ पर हमें बफर रीडर लेना होता है, बफरिंग करनी होती है, यहाँ पर ज़रूरत नहीं है। तो सीधे हमने जो ऑब्जेक्ट बनाया है डेटा इनपुट स्ट्रीम का, उसी से हम डेटा ले सकते हैं। तो जो चीज़ हमने आगे यहाँ से यूज की थी रीड लाइन फंक्शन, ये हम आगे कॉन्सेप्ट कर सकते हैं। तो वही चीज़ हम क्या करेंगे, यूज रीड लाइन फंक्शन टू रीड डेटा इन स्ट्रिंग फॉर्म। तो डेटा किस फॉर्म में आएगा, इसमें भी स्ट्रिंग फॉर्म में ही आएगा। तो डेटा रीड लाइन फंक्शन यूज करेंगे, स्ट्रिंग फॉर्म डेटा आएगा। तो कैसे, फॉर एग्जाम्पल सिंटैक्स क्या लिखेंगे, स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू डेटा स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट डॉट रीड लाइन फंक्शन। फॉर एग्जाम्पल स्ट्रिंग एस इज इक्वल टू DIS बनाया है तो DIS डॉट रीड लाइन। इससे क्या होगा, डेटा हमारा जो है वो स्ट्रिंग फॉर्म में आएगा, चाहे इंटीजर डेटा हो, चाहे फ्लोट हो, चाहे डबल हो, किसी टाइप का डेटा हो, लेकिन वो स्ट्रिंग फॉर्म में ही स्टोर होगा। अगर उसको जो हमने डेटा इंटीजर या फ्लोट या डबल दिया था उसको उस पर्टिकुलर फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो हमें पार्स फंक्शन लगाना पड़ेगा, जैसे इसमें लगाया था, और रेपर क्लासेस यूज करने पड़ेंगे। तो क्या करेंगे, इफ यू वांट टू चेंज स्ट्रिंग टू एनी टाइप वी यूज एप्रोप्रिएट पार्स फंक्शन। वही कॉन्सेप्ट, डेटा टाइप वेरिएबल इज इक्वल टू सेम रेपर क्लास डॉट पार्स फंक्शन और ब्रैकेट के अंदर स्ट्रिंग और स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट, स्ट्रिंग या स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट देंगे। फॉर एग्जांपल अगर इंटीजर लेना है तो क्या लिखेंगे, INT A इज इक्वल टू इंटीजर डॉट पार्स INT S, क्योंकि डेटा किस में स्टोर है, S में स्टोर है। तो इससे क्या होगा, S में जो डेटा है जो स्ट्रिंग फॉर्म में है लेकिन इंटीजर है वो कन्वर्ट हो जाएगा इंटीजर में और A में स्टोर हो जाएगा। अगर हमने डबल टाइप का लिया है, उसको डबल में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो लिखेंगे डबल D इज इक्वल टू डबल, ये रेपर क्लास है, अभी बताया है मैंने, हर प्राइमरी डेटा टाइप का रेपर क्लास होता है। तो यहाँ डबल डॉट पार्स डबल S हो जाएगा। अगर हम चाहें तो ये दोनों स्टेप, रीड करने वाला और कन्वर्ट करने वाला, दोनों को कंबाइन कर सकते हैं, जैसे हमने इसमें किया था कंबाइन, वैसे इसमें भी कर सकते हैं। तो वी कैन कंबाइन बोथ द स्टेप्स, दोनों स्टेप हम कंबाइन कर सकते हैं। तो क्या है, जैसे हमने लिखा इंटीजर A इज इक्वल टू इंटीजर INT A इज इक्वल टू इंटीजर डॉट पार्स INT, यहाँ क्या था S, अब S की वैल्यू यहाँ क्या है DIS डॉट रीड लाइन, तो हमने यहाँ लिख दिया DIS डॉट रीड लाइन और बंद कर दिया। तो इससे क्या होगा, दोनों स्टेप कंबाइन हो गए। अगर डबल टाइप लेना है तो क्या होगा, डेटा रीड होगा किस फॉर्म में आएगा, स्ट्रिंग फॉर्म में, जबकि इंटीजर में डेटा दिया है वो कन्वर्ट होगा फिर स्ट्रिंग से और A में स्टोर हो जाएगा। अगर हमने डबल टाइप का दिया है तो पहले DIS डॉट रीड लाइन से वो डेटा स्ट्रिंग फॉर्म में स्टोर होगा और फिर वो, क्योंकि हमने पार्स डबल फंक्शन लगाया है तो वो डबल में कन्वर्ट होके D में स्टोर हो जाएगा। तो दोनों, चाहे कैरेक्टर ओरिएंटेड हो चाहे बाइट ओरिएंटेड हो, दोनों के लिए हमें इंपोर्ट करना पड़ेगा इनपुट आउटपुट पैकेज, यानी कि इंपोर्ट java.io.asterisk, यानी asterisk मतलब ऑल द क्लासेस सेमीकोलन लिखना पड़ेगा। तभी हम, चाहे कैरेक्टर ओरिएंटेड हो चाहे बाइट ओरिएंटेड हो, दोनों के लिए लिखना पड़ेगा और दोनों के लिए हमें एक्सेप्शन हैंडलिंग करनी पड़ेगी। ट्राई, कैच, थ्रो, फाइनली, ये सब कीज हैं एक्सेप्शन हैंडलिंग के लिए। तो हमने सिंपल सा तरीका बताया अभी फ़िलहाल, क्योंकि ये सब पढ़ाया जाएगा जब हम पढ़ाएंगे एक्सेप्शन हैंडलिंग तो ये बताएंगे। लेकिन आप क्या कर सकते हैं, थ्रोज लगा दें, जिस फंक्शन के अंदर डेटा ले रहे हैं उसके फंक्शन जब बनाते हैं पैरेंथेसिस के बाद लिख दें थ्रोज IO एक्सेप्शन। अगर इस फंक्शन को कोई फंक्शन दूसरा कॉल कर रहा है तो उस फंक्शन के आगे भी लिख दें थ्रोज IO एक्सेप्शन। IO और E जो है वो कैपिटल होगा।
क्योंकि ये क्या है, क्लास है। और आपको पता है क्लास का पहला कैरेक्टर कैपिटल होता है। फर्स्ट कैरेक्टर ऑफ क्लास नेम मस्ट बी कैपिटल, ये कॉन्सेप्ट है। तो ये तरीका है डेटा लेने का। लेकिन कोई सब टाइप का डेटा आप ले सकते हैं, लेकिन अगर हम कैरेक्टर टाइप का डेटा लेना चाहते हैं तो क्या करेंगे? इसके लिए चाहे आपने स्कैनर क्लास यूज किया हो, चाहे आपने रीडर क्लास यूज किया हो, चाहे आपने इनपुट स्ट्रीम क्लास यूज किया हो, सबके लिए आपका तरीका है। जैसे मान लिया आपने रैपर क्लास वो यूज किया है आपने स्कैनर क्लास, तो उसके लिए स्कैनर के लिए हमने बताया था कि एससी ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट नाम क्या है, एससी है। तो हमने क्या लिखा, कैर सी एच इज इक्वल टू एस सी डॉट नेक्स्ट। नेक्स्ट क्या होता है, स्ट्रिंग फॉर्म में डेटा आता है। चाहे आपने एक कैरेक्टर दिया हो और स्ट्रिंग में ही होगा, डबल कोट में। अब डबल कोट में कोई एक कैरेक्टर है वो स्ट्रिंग होता है, अगर उसको कन्वर्ट करना है कैरेक्टर में तो कैरेट फंक्शन होता है। कैरेट फंक्शन से 0 इंडेक्स का डेटा उठा लीजिए, तो एक ही कैरेक्टर है वो 0 इंडेक्स का डेटा उठेगा और कैरेक्टर में शुरू हो जाएगा। तो उसके लिए क्या करेंगे, हमने लिखा कैर सी एच इज इक्वल टू एस सी डॉट नेक्स्ट। इससे डेटा एक कैरेक्टर हमने लिया लेकिन वो स्ट्रिंग फॉर्म में है, जैसे हम लिखेंगे डॉट कैरेट 0 तो वो कैरेक्टर उठेगा और स्टोर हो जाएगा सी एच में और कैरेक्टर फॉर्म में डेटा आ जाएगा। अगर आपने स्कैनर क्लास लगाया है, अगर आपने रीडर क्लास लगाया है यानी कैरेक्टर ओरिएंटेड में है, तो उसके लिए लिखेंगे कैर सी एच बी आर डॉट रीड लाइन फंक्शन लगाएंगे। तो इससे क्या होगा, डेटा रीड होगा किस फॉर्म में, स्ट्रिंग फॉर्म में, जबकि एक कैरेक्टर है। जैसे ही हम लगाएंगे डॉट कैरेट 0 तो वो जो स्ट्रिंग फॉर्म में कैरेक्टर है वो स्टोर हो जाएगा कैरेक्टर फॉर्म में यानी सी एच में स्टोर हो जाएगा। अगर हमने बाइट ओरिएंटेड में डेटा लिया है तो वहाँ पर हमारा ऑब्जेक्ट बना होगा इनपुट स्ट्रीम रीडर, डेटा इनपुट स्ट्रीम का। तो DIS ये कोई भी नाम हो सकता है, अप्रोप्रिएट जो भी नाम लेना चाहें ले सकते हैं। तो क्या लिखेंगे, कैर सी एच इक्वल DIS डॉट रीड लाइन। इससे डेटा किस फॉर्म में रीड होगा, स्ट्रिंग फॉर्म में। जैसे हम लिखेंगे डॉट कैरेट 0 वैसे ही डेटा हमारा जो एक कैरेक्टर स्टोर है वो स्ट्रिंग फॉर्म में है, वो तुरंत पहला कैरेक्टर उठेगा 0 इंडेक्स का डेटा और वो सी एच में स्टोर हो जाएगा। तो ये तरीका आपका है एक कैरेक्टर लेने का किसी भी उसमें। ये पहला जो एग्जांपल है वो स्कैनर से है, दूसरा वाला कैरेक्टर स्ट्रीम से है और तीसरा वाला बाइट ओरिएंटेड स्ट्रीम से है। तो ये तरीका है डेटा लेने का, स्कैनर क्लास से, कैरेक्टर ओरिएंटेड और बाइट ओरिएंटेड। ये इनपुट का तरीका था। अब हम कैसे डेटा डिस्प्ले करेंगे, मीन्स आउटपुट इन जावा, जावा में कैसे आउटपुट लेंगे। इसके लिए दो फंक्शन होते हैं, एक होता है प्रिंट फंक्शन, एक होता है प्रिंट एलन फंक्शन। प्रिंट और प्रिंट एलन फंक्शन, प्रिंट में प्रिंट करने के बाद लाइन चेंज नहीं होती है। अगर हमने प्रिंट एलन लिख दिया है तो जब डेटा प्रिंट हो जाएगा तुरंत ही लाइन चेंज हो जाएगी। तो अगर हम डेटा लाइन चेंज करना चाहते हैं तो प्रिंट एलन लिखेंगे, अगर लाइन चेंज नहीं करना चाहते हैं तो प्रिंट लिखेंगे। और प्रिंट के अंदर हम किसी भी टाइप का डेटा दे सकते हैं, वेरिएबल दे सकते हैं या बहुत सारे वेरिएबल दे सकते हैं, लिटरल दे सकते हैं या बहुत सारे लिटरल दे सकते हैं, या हम एक्सप्रेशन दे सकते हैं या बहुत सारे एक्सप्रेशन दे सकते हैं, या इन सबका कॉम्बिनेशन भी दे सकते हैं, सबका कॉम्बिनेशन दे सकते हैं। तो प्रिंट या प्रिंट एलन के अंदर किसी भी टाइप की वैल्यू हो सकती है, वेरिएबल, लिटरल और एक्सप्रेशन और सबका कॉम्बिनेशन या दो का कॉम्बिनेशन तो किसी भी टाइप का वैल्यू हम प्रिंट के साथ दे सकते हैं। उसके लिए क्योंकि प्रिंट ये क्या है, आउटपुट लेना है, तो यहाँ पर कंसोल आउटपुट की बात होगी। कंसोल आउटपुट मैंने बताया था वो क्या होता है, सिस्टम डॉट आउट होता है। जब हमें डेटा लेना होता था तो हमने क्या लिखा था, सिस्टम डॉट इन लिखा था। हमें डेटा क्या करना है, प्रिंट करना है, तो यहाँ कंसोल इनपुट की बात होगी। कंसोल इनपुट क्या, मॉनिटर, यानी यहाँ लिखेंगे सिस्टम डॉट आउट। तो प्रिंट और प्रिंट एलन सिस्टम डॉट आउट के साथ लिखे जाएंगे। तो उसका सिंटैक्स क्या होता है, उसका सिंटैक्स होता है वी कैन यूज प्रिंट और प्रिंट एलन फंक्शन। इसका सिंटैक्स क्या होगा, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट या प्रिंट एलन, प्रिंट लिखें या प्रिंट, दोनों में से एक। तो सिस्टम डॉट ये कंसोल आउटपुट है, फिर डॉट प्रिंट या प्रिंट एलन, दोनों में से एक लिखेंगे। उसके बाद क्या होगा, उस ब्रैकेट के अंदर, पैरेंथेसिस के अंदर वेरिएबल या वेरिएबल्स, लिटरल और लिटरल्स और एक्सप्रेशन और एक्सप्रेशंस, या इन सबका कॉम्बिनेशन या दो का कॉम्बिनेशन लिख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे हमने लिखा
पहला एग्जांपल है सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन रमेश। ये क्या है, ये स्ट्रिंग लिटरल है, तो सीधे सीधे रमेश प्रिंट हो जाएगा विदाउट कोट्स, ये लिटरल है। जैसे हमने लिखा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन ए, अब यहाँ पर क्या होगा, ए वेरिएबल है, ए की जो वैल्यू होगी पहले हमने स्टोर किया होगा ए में, उसकी वैल्यू डिस्प्ले हो जाएगी। अगर हमने लिखा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन ए प्लस 5, ये क्या है, एक्सप्रेशन है, तो ए की जो वैल्यू होगी पहले हमने डाला हुआ है उसमें 5 ऐड हो जाएगा, तब वैल्यू प्रिंट होगी। और सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन सम इज प्लस ए प्लस 5 लिखा। अब इसमें बहुत ज़रूरी है जब बताना है कि अगर हम प्रिंट के साथ या कभी भी अगर हमारा स्ट्रिंग आ जाता है और प्लस लगाते हैं तो प्लस फॉर कॉन्कैटिनेशन, प्लस क्या करता है, दो चीज़ों को जोड़ता है, कॉन्कैट करता है। तो प्लस का काम है कॉन्कैटिनेशन का, कॉन्कैट करेगा। तो अगर हमने यहाँ लिख दिया सम इज, तो ये स्ट्रिंग हो गया। अगर हम ये ब्रैकेट न लगाते तो ए पहले जुड़ता फिर 5 जुड़ता, यानी दोनों ए की वैल्यू पहले बगल में लिख जाती फिर 5 की वैल्यू बगल में लिख जाती। तो कभी भी अगर एक्सप्रेशन लिखना हो प्रिंट के साथ और स्ट्रिंग पर आ गई हो तो हमेशा एक्सप्रेशन ब्रैकेट के अंदर लिखा जाएगा। अगर हम ब्रैकेट के अंदर एक्सप्रेशन नहीं लिखेंगे तो फिर वो एक्सप्रेशन सॉल्व नहीं होगा। वो प्लस फिर किस तरह काम करेगा, प्लस भी कॉन्कैट करेगा, ठीक है। इसलिए जब भी हम एक्सप्रेशन लिखें तो उसको ब्रैकेट में लिख दें अगर हमने स्ट्रिंग दे दिया है, ठीक है। तो यहाँ क्या करेगा, पहले ये ब्रैकेट सॉल्व होगा, ए और 5, ए की वैल्यू 5 की वैल्यू ऐड होगी, जो वैल्यू आएगी तो वो सम इज, फिर वो प्रिंट हो जाएगी। तो ये तरीका है प्रिंट का। तो आज हमने आपको बताया कि हाउ कैन वी टेक डेटा फ्रॉम कीबोर्ड यूजिंग स्कैनर क्लास एंड हाउ कैन वी टेक डेटा फ्रॉम कीबोर्ड यूजिंग कैरेक्टर ओरिएंटेड स्ट्रीम क्लास एंड हाउ कैन वी टेक डेटा फ्रॉम कीबोर्ड यूजिंग बाइट ओरिएंटेड स्ट्रीम क्लास एंड हाउ कैन वी टेक कैरेक्टर डेटा and how can we display data on monitor। तो हमने आपको इनपुट और आउटपुट फंक्शन बताया है। उस इनपुट आउटपुट फंक्शन से पहले हमने आपको बताया कि डेटा टाइप क्या होता है, ठीक है। तो ठीक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आज हमने आपको बताया हाउ कैन वी टेक डेटा फ्रॉम कीबोर्ड एंड हाउ कैन वी डिस्प्ले डेटा टू मॉनिटर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिएगा। अगर कुछ प्रॉब्लम है तो आप लिख सकते हैं, हमारे सोशल मीडिया में भी लिख सकते हैं, उसका लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, जिससे कि अगर आप कोई प्रॉब्लम है आपको तो हम उसकी आपकी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकेंगे। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दिया है तो बहुत अच्छी बात है। अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब करें, जिससे आपको नए नए वीडियो मिलते रहें। और अगर आपने पहले सब्सक्राइब कर दिया है तो बार बार सब्सक्राइब करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने सब्सक्राइब कर रखा है तो राइट में आपके लिखा होगा सब्सक्राइब्ड। अगर सब्सक्राइब लिखा है इसका मतलब आपने सब्सक्राइब कर दिया है, तो उसको सब्सक्राइब करने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ आपको वीडियो देखना है, अपने फ्रेंड्स को शेयर करना है, जिससे उनको भी नई नई इन्फॉर्मेशन मिल सके। तो आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच।